हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम डिफरेंट सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे थे। अब हम सैटेलाइट के टाइम पीरियड की बात करेंगे कि किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और कैसे डेंसिटी के टर्म में उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट सैटेलाइट के टाइम पीरियड कितना होते हैं, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आइए देखें। टाइम पीरियड को हम फैक्टर टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड को हम फैक्टर टी से डिनोट करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन राउंड द अर्थ इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मीन्स किसी सैटेलाइट को अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड हम बोलेंगे। मीन्स किसी भी सैटेलाइट को अर्थ का एक राउंड कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। तो जब एक राउंड ये कंप्लीट करेगा तो ये टोटल इसके सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो होगा 2πr और इसकी स्पीड है v0। तो टोटल टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, स्पीड है v0, तो आपका टाइम हो जाएगा 2πr और v0 की वैल्यू होती है v0 का ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो v0 इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट gm अपॉन r। क्या होता है? gm अपॉन r। तो आपका हो जाएगा यहाँ से v0 इक्वल टू 2π अपॉन gm अपॉन r, तो हो जाएगा 2πr, ये रूट r ऊपर आ जाएगा अपॉन स्क्वायर रूट gm 2π, ये r टू द पावर 1 अपॉन 2 है, ये 1 है, ये हो जाएगा r क्यूब अपॉन gm। तो 2π r क्यूब अपॉन gm। तो हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा टाइम पीरियड का t इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट r क्यूब अपॉन gm, जहाँ r क्या है? ऑर्बिटल पाथ की रेडियस है। जहाँ पर स्मॉल r क्या है? उसके ऑर्बिट की रेडियस है। और हमें पता है कि gm इक्वल टू होता है स्मॉल gr स्क्वायर। gm इक्वल टू होता है gr स्क्वायर। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो t इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट r क्यूब अपॉन gr स्क्वायर आ जाएगा। t इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट का स्मॉल r क्यूब अपॉन gr स्क्वायर आ जाएगा। और स्मॉल r होता है कैपिटल R प्लस h, स्मॉल r होता है कैपिटल R प्लस h। तो यहाँ स्मॉल r की वैल्यू हम पुट कर दें तो यह डेरिवेटिव इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट r प्लस h होल क्यूब अपॉन gr स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये r क्यूब हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन r होल क्यूब हो जाएगा अपॉन gr स्क्वायर। r क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड आ जाएगा t इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट r अपॉन g 1 प्लस h अपॉन r 3 अपॉन 2। ये टाइम पीरियड आ जाएगा t इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट r अपॉन g इंटू 1 प्लस h अपॉन r टू द पावर 3 अपॉन 2 आ जाएगा। ये टाइम पीरियड आ जाएगा किसी सैटेलाइट का। ओके, तो एक ये फॉर्मूला आ गया, एक हमारा ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया। ओके, अब आइए हम देखते हैं डिस्कशन ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पर कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी फॉर्मूला आया है, यहाँ पर कहीं सैटेलाइट का मास नहीं आया है, यहाँ पर केवल प्लैनेट का मास आया है, प्लैनेट की केवल रेडियस आई है, उस सैटेलाइट का मास नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। मीन्स कोई भी सैटेलाइट जब किसी प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो उस सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करता है, वो केवल जिस प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उस प्लैनेट के मास पर डिपेंड करेगा, उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगा। ये इसका मतलब डिफरेंट मास के अगर सैटेलाइट है और सेम ऑर्बिट पर रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनका टाइम पीरियड सेम होगा। ओके, और एक बात और, अगर सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच में जो फोर्स है वो यह प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r टू द पावर n हो, यह प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r टू द पावर n हो, तो जो टाइम पीरियड होता है वो t प्रोपोर्शनल r टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। टाइम पीरियड जो होता है t प्रोपोर्शनल r टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। यहाँ पर n की वैल्यू आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो जब भी किसी सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स वो 1 अपॉन r टू द पावर n पर डिपेंड करे तो टाइम पीरियड जो डिपेंड करता है r टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 2 पर डिपेंड करता है। ओके, टाइम पीरियड ऑफ नियर बाई सैटेलाइट्स।
नियर बाई सैटेलाइट उस सैटेलाइट को कहते हैं जिसकी अर्थ के सरफेस से हाइट अर्थ की रेडियस की तुलना में नेग्लिजिबल हो, उसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल हो। तो देखिए हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t = 2 pi square root r upon g 1 plus h upon r to the power 3 upon t। h less than r होगा, ये चीज बहुत कम होगी, ये चीज ज्यादा होगी, तो h upon r को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट 0 आएगा। तो यहाँ पर h upon r क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू हम 0 रख दें तो टाइम पीरियड आ जाएगा t = 2 pi square root r upon g। इसकी वैल्यू रख दें तो कितना आएगा, 84.6 मिनट। कितना आएगा, 84.6 मिनट। इसका मतलब ये हो गया कि कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के सरफेस के नज़दीक रिवॉल्व कर रहा है तो 1.4 आवर्स में या 84.6 मिनट में अर्थ का एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के नज़दीक रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में 84.6 मिनट या 1.4 आवर्स में वो अर्थ का एक राउंड कंप्लीट कर लेगा। आइए हम डेंसिटी के टर्म में देखते हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा। t होता है 2 pi square root स्मॉल r क्यूब अपॉन gm होता है। तो ये हो जाएगा 2 pi, अगर वो अर्थ के सरफेस के नजदीक है तो स्मॉल r को हम कैपिटल r मान सकते हैं। अगर वो अर्थ के सरफेस के नजदीक है तो स्मॉल r इक्वल टू होता है कैपिटल R प्लस h को हम नेग्लिजिबल मान लें तो आपका स्मॉल r इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 pi कैपिटल R क्यूब अपॉन gm हो जाएगा। हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 pi r क्यूब। तो आपका हो जाएगा यहाँ से टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 pi r क्यूब अपॉन रो 4/3 pi r क्यूब इनटू g। तो अब ये 2 pi इसको अगर हम इनसाइड ले जाए तो 4 pi r स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 4 का 2 आ जाएगा, pi स्क्वायर का pi आ जाएगा, 2 pi बाहर आ जाएगा। इसको हम अंदर लेंगे तो 4 pi r स्क्वायर कर दिए, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, pi से pi कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 pi अपॉन रो g। क्या 3 pi अपॉन रो g। तो किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड आ जाता है डेंसिटी के टर्म में t इक्वल टू 3 pi अपॉन रो g आ जाता है। अब यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी, g कांस्टेंट है, pi कांस्टेंट है, इसका मतलब t प्रोपोर्शनल 1/√ρ होता है। इसका ये मतलब हुआ कि किसी भी सैटेलाइट का टाइम पीरियड जिस प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उस प्लैनेट के डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, और डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। मींस डेंसिटी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, डेंसिटी कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ये रहा टाइम पीरियड और डेंसिटी में रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए कि t इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 pi अपॉन रो g, ये आपको याद रखना है। ये रो डेंसिटी है प्लैनेट की, मींस अर्थ की, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हम देखें कि केपलर थर्ड लॉ को कैसे प्रूव करते हैं। t इक्वल टू 2 pi स्मॉल r क्यूब अपॉन gm है, तो t स्क्वायर हो जाएगा 4 pi स्क्वायर अपॉन gm इनटू r क्यूब। ये ब्रैकेट में जो चीज़ है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब t स्क्वायर प्रोपोर्शनल r क्यूब हो जाएगा। यही केपलर्स थर्ड लॉ है, यही केपलर्स थर्ड लॉ प्लैनेटरी मोशन है। इसका मतलब यहाँ से हम केपलर थर्ड लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में आए कि किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड लिखे, वहाँ से केपलर थर्ड लॉ को डिराइव करिए, तो आप ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ओके, इफ देयर इज अ सैटेलाइट रोटेटिंग इन द इक्वेटोरियल प्लेन इन द सेम डायरेक्शन एज द अर्थ, हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। मान लीजिए कोई सैटेलाइट है वो भी वेस्ट टू अर्थ ईस्ट रोटेट कर रहा है और इक्वेटोरियल प्लेन में है, उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में अर्थ है, और अर्थ पर कोई पर्सन खड़ा है, वो उस सैटेलाइट को देखेगा। देन आ जाएगा ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट विल बी। अगर कोई ऑब्जर्वर अर्थ पर खड़ा है तो अर्थ पर खड़े होने वाले ऑब्जर्वर को उस सैटेलाइट की जो एंगुलर वेलोसिटी दिखेगी वो अर्थ के रिलेटिव में एंगुलर वेलोसिटी दिखेगी। तो ओमेगा रिलेटिव हो जाएगा ओमेगा एस माइनस ओमेगा ई। ओमेगा एस क्या है, सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा ई क्या है, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव अपीयरेंस ओवरहेड विल बी। अब वो टाइम जितने टाइम के बाद वो फिर उसके सर के ऊपर दिखाई पड़ेगा, वो टाइम आएगा t इक्वल टू होता है 2 pi अपॉन ओमेगा रिलेटिव। तो ये होगा 2 pi अपॉन ओमेगा एस माइनस ओमेगा ई, और t होता है 2 pi अपॉन ओमेगा। यहाँ हो जाएगा t इक्वल टू टी ई इंटू टी एस माइनस टी ई इंटू टी एस। अगर उस सैटेलाइट और अर्थ दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का 24 आवर्स है, तो उस केस में ओमेगा ई इक्वल टू ओमेगा एस हो जाएगा। यहाँ टी इक्वल टू टी एस हो जाएगा, टी इक्वल टू टी एस हो जाएगा, तो टी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर ओमेगा ई इक्वल टू ओमेगा एस आ जाए
इन दोनों को इक्वल कर दो तो ये 0 आ जाएगा। टाइम पीरियड जब किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाता है, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि वो सैटेलाइट अर्थ पर के किसी ऑब्जर्वर को रेस्ट में देखेगा। वो सैटेलाइट विल अपीयर स्टेशनरी रिलेटेड टू द अर्थ। सच सैटेलाइट आर का जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका मतलब ही हो गया कि इस केस में अगर अर्थ पर कोई ऑब्जर्वर है तो उस ऑब्जर्वर को वो सैटेलाइट क्या होगा, हमेशा स्टेशनरी दिखेगा। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में दिखेगा। और ऐसे सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका मतलब वो सैटेलाइट जो अर्थ से देखने पर रेस्ट में दिखता है उसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। आइए हम देखें कि किसी भी सैटेलाइट की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। आइए देखें मैक्सिमम हाइट ऑफ ए सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एच इक्वल टू होता है टी स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर टू द पावर 1 अपॉन 3 माइनस आर। यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर दें, जी की आर की वैल्यू पुट कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि कोई भी सैटेलाइट जो है वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर है जिसका टाइम पीरियड टी है। तो इस फॉर्मूले से हमें अगर किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड दिया गया हो तो हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं कि वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर रिवॉल्व कर रहा होगा। ओके, तो ये रहा मैक्सिमम हाइट। तो ये रहा सैटेलाइट का टाइम पीरियड, उसका किन बातों पर डिपेंड करता है, डेंसिटी के टर्म में उसका टाइम पीरियड और केपलर्स थर्ड लॉ और जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मैक्सिमम हाइट। ओके,